नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण का केंद्र रहा वुहान अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। वुहान में संक्रमण के अंतिम 3 मरीजों को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक वुहान शहर के 1 करोड़ लोगों की जांच के बाद अब वहां संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। लद्दाख में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए शनिवार को होने वाली बातचीत से ठीक पहले चीन ने कहा है कि हालात काबू में हैं और वो भारत के साथ हर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। शनिवार सुबह 9 बजे होने वाली इस बातचीत में पहली बार पूरे विवाद पर विस्तार से चर्चा होगी। इस बातचीत की अगुवाई दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की जल्द घर वापसी पर जोर देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया जा सकता है। वहीं सरकार ने कोर्ट को बताया कि 90% प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है और बाकी के 10% को अगले 2 हफ्ते में उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। और कोरोना संकट की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पस्त हो चुकी है। भारत में भी कोरोना की मार से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, जिसका असर सरकारी योजनाओं पर पड़ने लगा है। केंद्र सरकार ने अगले साल मार्च तक नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। और सबसे पहले टॉप 10 वीडियोस। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने हरियाणा में हिसार के बालसमंद में मार्केट कमेटी के सचिव को पहले थप्पड़ मारा और फिर चप्पल से पीट दिया। सोनाली फोगाट ने आरोप लगाया कि मार्केट कमेटी के सचिव ने उन्हें अपशब्द कहे, जिसके बाद वो आपा खो बैठी। बिहार के मजदूरों की बदहाली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान बिहार पुलिस मुख्यालय के उस लेटर को भी फाड़ दिया जिसमें प्रवासी मजदूरों को अपराधी बताया गया था। भूल को सुधारने के लिए कितना दिन लगेगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार क्या काम करेगी? तो बड़ी निकम्मी है। और ये अमानवीय, ये लिख भी कैसे सकती है, भूल भी कैसे हो सकता है? इसको तो फाड़ करके फेंक देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में झारग्राम के लोधासुली में हाईवे पर एक हाथी आ गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। हाथी ने रास्ते में खड़ी गाड़ियों को पलटने की कोशिश की, जिससे वहां खड़े लोग डर गए। पंजाब के लुधियाना में जिम खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। यहां जिम मालिकों ने पोस्टर और हाथों में कटोरा लेकर सरकार से जिम खोलने की अपील की। राजस्थान के जोधपुर में अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड की तरह पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में पुलिसकर्मी एक शख्स की गर्दन पर घुटना रखकर पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित शख्स ने मास्क नहीं पहनने पर पिटाई का आरोप लगाया। मुंबई में बीएमसी आयुक्त के केबिन के बाहर बीजेपी ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पर्याप्त दूरी बनाकर फर्श पर बैठकर हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के घोरपुर मंडी में सब्जी बेच रहे दुकानदारों की सब्जी पर पुलिस ने गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना से सब्जी बेचने वालों में दहशत है। मुंबई एयरपोर्ट पर दोहा से आए करीब 150 मजदूरों ने दलालों पर क्वारंटीन के नाम पर डरा धमकाकर मोटी रकम मांगने का आरोप लगाया। मजदूरों ने विरोध करते हुए एयरपोर्ट के लाउंज में प्रदर्शन किया। बिहार की राजधानी पटना में 5 घंटे की बारिश से नालंदा मेडिकल कॉलेज के भीतर पानी घुस गया। कोरोना के कहर के बीच बेड के नीचे पानी घुसने से मरीज परेशान हो गए। दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पौधा लगाया।
हाल ही में एक अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस ज्यादती से हुई मौत के बाद पूरा अमेरिका जल रहा है। पुलिस को घुटनों पर आकर माफी मांगनी पड़ी है और अब ठीक ऐसा ही टॉर्चर भारत में भी हुआ है और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 18 सेकंड का ये वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। देखिए कैसे ये पुलिस वाला इस शख्स को जमीन पर लेटाकर उसकी गर्दन को अपने पैर से दबाए हुए है और उसकी पिटाई किए जा रहा है। पुलिस की इस करतूत में स्थानीय लोग भी साथ दे रहे हैं। कोई पैर दबाए हुए है तो कोई पैर पकड़कर वर्दी वाले का साथ दे रहा है। ये शख्स तड़प रहा है, रहम की गुहार लगा रहा है। गुस्से में लाल पुलिस वाले को नहीं पता कि ऐसे में इस शख्स की जान भी जा सकती है। वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है, पुलिस कह रही है कि इस शख्स ने शराब पी हुई है और मास्क तक नहीं लगाया है। लेकिन सवाल उठता है कि मास्क नहीं लगाएगा और शराब पीकर सड़क पर चलेगा तो क्या जान ही ले लोगे? पुलिस की बर्बरता जब इस शख्स से बर्दाश्त नहीं हुई तो ये छटपटाने लगा और जैसे ही पुलिस की पकड़ थोड़ी ढीली हुई और पुलिस उसका फोन छीनने लगी तो वो झट से उठा और खड़ा हो गया। मार खा रहा शख्स बार बार बोल रहा है कि वो कोई चोर नहीं है, उसके पास सबूत है। लेकिन पुलिस ने पहले उसका मोबाइल छीना और फिर उसके बटुए और पैसों को भी अपनी जेब में डाल लिया। मेरे पास सबूत है, सबूत हमारे पास में लेकिन अब देखिए, बर्दाश्त की जब इंतहा हो गई तो पीड़ित ने उल्टा पुलिस पर ही घूसों की बरसात कर दी। डायरी मुझे दे दो, उसको पकड़। हाँ आप दो, ये दो, मारो मारो। पहले पुलिस पीड़ित पर भारी थी, लेकिन जैसे ही स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई, पीड़ित ने पुलिस पर बराबर से वार किया और थोड़ी देर पहले दिख रही वर्दी की हनक कुछ ही पलों में शांत हो गई। पहले जो तमाशबीन पुलिस का साथ दे रहे थे वो पीड़ित के सिंघम बनते ही उसके साथ हो लिए और उसे पुलिस की पिटाई करने के लिए उकसाने लगे। इसको मारो, इसको मारो नहीं रहे, देख रहे पुलिस वाला बंद हाथ उठा रहे हो। वर्दी छोड़ दे, समझा रहा हूँ पहले। वर्दी छोड़ दे, समझा रहा हूँ मैं पहले। हालांकि लोगों के समझाने के बाद पीड़ित और पुलिस दोनों शांत हो गए और राजस्थान पुलिस ने उसी शख्स पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। नगर द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसी दरमियान आज दोपहर के वक्त पुलिस थाना प्रतापनगर के पुलिस कर्मियों के साथ एक शख्स ने झगड़ा किया, उनसे उलझा, उनकी नेम प्लेट तोड़ दी और वर्दी फाड़ दी और मारपीट करी। वर्दी का नशा जब सिर चढ़ता है तो उसका भूत ऐसे नाचता है। ऐसी तस्वीरें तो अक्सर सामने आती हैं, लेकिन जिस वर्दी को पहनकर लोगों की रक्षा करने की शपथ ली जाती है, क्या वही वर्दी जब अपने पर आती है तो ऐसी तस्वीर सामने आती है? वर्दी छोड़ दे। डायरी मुझे दे दो, उसको पकड़। हाँ आप दो, ये दो, मारो मारो। ये कोरोना का डर है या वर्दी का रौब? जान बचेगी तभी तो कोरोना का इलाज होगा। जब जान ही नहीं होगी तो फिर जहान की बात कैसी? जरा सोचिए, अगर जिस तरह से पुलिस वाला इस शख्स की गर्दन दबाए हुए है, अगर दम घुटने से इसकी मौत हो जाती तब क्या होता? एक साथ दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की और दूसरी अमेरिका के मिनियापोलिस के बाजार की, जहां एक अश्वेत पर नकली नोट बनाने का आरोप लगा और गोरे पुलिस अफसर डेरेक चौविन ने उसे पकड़कर जमीन पर पटका और उसकी गर्दन अपने घुटने से लगभग 9 मिनट तक दबाए रखी। वो चीखता रहा कि उसका दम घुट रहा है और आखिरकार दम घुट जाने से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर तक में जाना पड़ा। जोधपुर और अमेरिका की दोनों तस्वीरें एक साथ देखिए, बिल्कुल एक जैसे हालात हैं। जैसे जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पुलिस ने दबा रखी थी, ठीक वैसे ही जोधपुर में पुलिस वाले ने इस शख्स की गर्दन को दबाया हुआ है। यहाँ भी इसकी मौत हो सकती थी और अगर मौत हो जाती तब क्या होता? जाहिर है लोगों का गुस्सा फूट पड़ता और हालात बेकाबू हो सकते थे। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पाकिस्तान में सरकारी सूत्रों के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी महजबीन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद और उसकी पत्नी को कराची के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के पर्सनल स्टाफ और गार्ड्स को भी क्वारंटीन कर दिया गया है।
भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। मुंबई के डोंगरी में पैदा हुआ दाऊद फिलहाल पाकिस्तान के कराची में छिप कर रह रहा है, जहां उसकी सुरक्षा पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई करते हैं। भारत की ओर से कई बार सबूत दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान हमेशा से दाऊद के अपने यहां छिपे होने की बात से इनकार करता रहा है। 2003 में भारत सरकार ने अमेरिका से मिलकर दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित कराया था। 2011 में फोर्ब्स की तरफ से जारी दुनिया के मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम पहले नंबर पर था। कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 80,000 से ज्यादा मामले पाकिस्तान में आ चुके हैं, जबकि 1800 से ज्यादा मौत अब तक पाकिस्तान में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मंदिर खोलने की तैयारी हो रही है। 8 जून से मंदिर खोले जाने से पहले नोएडा के मंदिरों में खास तैयारियां की गई। यहां के मंदिरों की मूर्तियों और परिसर की अच्छी तरह से सफाई की गई। कोविड-19 केयर सेंटर स्पेशल ट्रेन को दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। इस स्पेशल केयर सेंटर में 160 बेड की व्यवस्था है, जिसका फायदा यहां के लोगों को मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस और जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर पौधा लगाया। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने को लेकर चर्चा में आए अभिनेता सोनू सूद को पेप्सी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले सलमान खान और टाइगर श्रॉफ पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 306 अंक चढ़कर 34,287 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 113 अंक चलकर 10,142 पर बंद हुआ। फरवरी महीने में हुए दिल्ली दंगे की जांच दिल्ली पुलिस की एसआईटी कर रही है। जांच के दौरान दिल्ली दंगों का एक नया कनेक्शन सामने आया है, जिससे यह बात साफ हो रही है कि सब कुछ साजिश के तहत किया गया और बाकायदा इसकी फंडिंग की गई थी। अरे न जाने कितने घर उजड़ गए थे, कितने बेकसूर मारे गए थे। डर और दहशत का वो बेहद खौफनाक दौर था। लेकिन दिल्ली पुलिस की एसआईटी जांच में सबसे नया और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि दिल्ली दंगों के तार निजामुद्दीन मरकज से जुड़ रहे हैं। जांच में यह भी पता चला है कि फैजल फारूक और मौलाना साद के फंड मैनेजर के बीच अहम रिश्ते थे। एसआईटी की चार्जशीट में फैजल फारूक का नाम है। मौलाना साद का एक रिश्तेदार भी फैजल के संपर्क में था। साद के करीबी और फैजल के बीच बातचीत भी हुई थी। माना यह जा रहा है कि दिल्ली के दंगों के मास्टरमाइंड फैजल फारूक का कनेक्शन मौलाना साद के खास आदमी से माना जा रहा है। इस चार्जशीट के मुताबिक दंगों के दिन भी फैजल फारूक की मौलाना साद के उस खास आदमी से फोन पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दंगे से कुछ दिन पहले फैजल फारूक ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रॉपर्टीज ली थी और इस एंगल पर भी अब जांच की जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा कि क्या उन प्रॉपर्टीज को लेने के लिए कहीं मरकज का पैसा तो इस्तेमाल नहीं हुआ था। साथ ही साथ जो पैसा इस्तेमाल किया गया था दंगों को भड़काने के लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, उसकी भी जांच होगी। क्या वो पैसा कहीं मौलाना साद की तरफ से तो नहीं पहुंचा है। दिल्ली पुलिस ने उस दर्दनाक दौर के किरदारों की पहचान करके उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की है और इस चार्जशीट में एक नाम फैजल फारूक का भी है। आपको बता दें कि फैजल फारूक दिल्ली के शिव विहार स्थित राजधानी स्कूल का मालिक है। दंगे वाले दिन इस स्कूल की छत से दंगाई हमला कर रहे थे। छत से लोहे की एक बड़ी गुलेल भी मिली थी। छत पर तेजाब, ईंटें, पत्थर, पेट्रोल और बम इकट्ठा किए गए थे और दंगाई लोहे की गुलेल से लगातार हमला कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि राजधानी स्कूल के मालिक फैजल फारूक की मरकज के मुखिया मौलाना साद और फंड मैनेजर से अच्छी जान पहचान है। जांच में यह भी पता चला है कि दंगों से पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार और उसके आसपास के इलाकों में फैजल फारूक ने करोड़ों की संपत्ति खरीदी थी। इनमें से एक प्रॉपर्टी 8 करोड़ रुपए और एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। एसआईटी जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दंगे से पहले फैजल ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। यमुना विहार और उसके आसपास के इलाके में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। फैजल की खरीदी गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत 118 करोड़ रुपए है।
क्राइम ब्रांच को शक है कि फैजल ने ये करोड़ों की संपत्ति मरकज से मिले पैसों से ही खरीदी है और दंगाइयों के बीच बांटने के लिए भी मरकज से मिले फंड का ही इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस लगातार फैसल और उसकी संपत्ति की जांच कर रही है। इस बीच खबर यह भी निकल कर आ रही है कि फैसल और उसके पिता फारूक की कुल संपत्ति 1000 करोड़ के आसपास हो सकती है। इसमें कई स्कूल और बिल्डिंग्स भी शामिल हैं। इसकी जांच की जा रही है। इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। भारत सरकार ने न इस मामले को हल्के में लिया, न दुनिया भर का कोई व्यक्ति भारत को हल्के में। ये गंभीर विषय है जिससे भारतीयों की जान को खतरा बना और इस विषय पर जितनी भी अब तक जांच हुई है उसको चलते उचित कदम उठाए गए हैं। भविष्य में भी जो कदम उठाने की आवश्यकता होगी भारत सरकार उठाएगी, क्योंकि हर भारतीय की जान की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और भारत के ऊपर इस तरह का कोई संकट भविष्य में ना आए, इसको लेकर भी ऐसे कदम उठाए गए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण योगी सरकार के कार्यकाल में ही पूरा होगा। ये दावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने किया है। निर्माण वीएचपी के प्रस्तावित मॉडल पर ही किया जाएगा, क्योंकि महंत कमल नयन दास का मानना है कि अगर अभी मंदिर का मॉडल बदलकर दूसरा बनाया जाएगा तो इस काम में करीब 20 साल तक लग सकते हैं, जबकि उन्होंने मौजूदा मॉडल पर 2 साल के भीतर मंदिर बन जाने का दावा किया। अगली जो रामनवमी है, इसके बाद की जो रामनवमी में हम भगवान श्री राम जी की आरती उनके दिव्य मंदिर में, भव्य मंदिर में देखना चाहते हैं। हालांकि अयोध्या के कुछ संतों ने इस मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या के ही संतों ने इसी मॉडल के आधार पर मंदिर का निर्माण कराने की मांग की। राम मंदिर आंदोलन में गोरक्ष पीठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु श्री अभयनाथ जी पूरा जीवन राम मंदिर निर्माण के लिए प्रयासरत रहे हैं और सभी साधु संतों के, धर्माचार्यों की और देशवासियों की हार्दिक इच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण योगी जी का ये जो कार्यकाल चल रहा है 22 तक पूरा हो जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने भी राम मंदिर के मॉडल में बदलाव की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण विश्व हिंदू परिषद के मॉडल पर हो रहा है। इस मॉडल के मुताबिक राम मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है, लेकिन संतों के एक धड़े की मांग है कि राम मंदिर 1111 फीट ऊंचा होना चाहिए। जिस मॉडल को पूरे भारत की जनता ने स्वीकार किया है, पूजन किया है और सवा रुपए मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है, उसी मॉडल के अनुसार मंदिर बनेगा और वही भव्यता उसे मिलेगी। वहीं इस मॉडल का विरोध कर रहे मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों ने अपनी अनदेखी का आरोप लगाया। अयोध्या में छोटा मोटा मंदिर बहुत हैं, हजारों मंदिर हैं, लेकिन रामलला का मंदिर बनने के लिए इतना खून पसीना बहाया गया, 128 फुट ऊंचा देखने के लिए नहीं बनाया गया। और उस पत्थर का नहीं, ऐसा पत्थर का बने, मकराना के पत्थर का बने, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बने। छोटा मंदिर हम लोग नहीं चाहते हैं। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में पहुंचे आरएसएस के सर सह कार्यवाह भैया जी जोशी ने इस विवाद पर कहा कि मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, अब इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोग चर्चाएं करते रहे, यहाँ तो राम मंदिर के निर्माण का काम तो शुरू हो चुका है, इसलिए वो कोई क्या कहे उसके बारे में कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ये तो मैं उसका जानकार तो नहीं हूँ और इसलिए हम इतना ही समझते हैं कि जो भी होगा वह भव्य दिव्य जो कल्पना के अनुसार बनेगा, अच्छा बने, मजबूत बने, लंबे समय तक लोगों के सामने वो रहे। इसलिए उसका समय कितना लगेगा ये तो तज्ञों का विषय है, मेरा विषय नहीं। दरअसल मंदिर निर्माण के मॉडल पर सवाल उठा रहे संत इस बात से भी नाराज हैं कि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अपनी मर्जी से ट्रस्ट के सदस्य चुन लिए और मंदिर निर्माण के दौरान उनकी राय भी नहीं ली जा रही। ऐसे में अब नाराज संतों ने पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र के जरिए अपनी शिकायत भेज दी है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर रोज रिकॉर्ड नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। पिछले 3 दिनों में ही दिल्ली में कोरोना वायरस के 5000 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 2 महीने में पहली बार दिल्ली नए केसों के मामले में मुंबई से आगे निकल गई है। दिल्ली में 28 मई से 3 जून तक हर रोज तकरीबन 1198 नए मामले सामने आए हैं,
लेकिन दिल्ली में 3 जून को सबसे ज्यादा 1513 मामले सामने आए, जबकि इसी दिन मुंबई में 1276 नए केस सामने आए थे। दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले राज्यों के मामले में दिल्ली अब तीसरे नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 25,004 कोरोना मामले अभी तक कुल हैं, जबकि 9,898 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में इस जानलेवा वायरस से अब तक 650 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में अभी 14,456 एक्टिव मामले हैं, जबकि सबसे ज्यादा 33,681 एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 14,902 एक्टिव मामले हैं और गुजरात में 4,762 केस एक्टिव हैं। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में 2.35 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों से लेकर राज्य सरकार के दफ्तरों में कोरोना के मामले मिलने के बाद से हड़कंप है। दिल्ली सरकार नए केसों में बढ़ोतरी को ज्यादा टेस्टिंग से जोड़कर देख रही है। इस बीच दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण पिछले 16 दिनों में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में 18 मई को 73 कंटेनमेंट जोन थे, जो 3 जून को बढ़कर 163 हो गए। उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 30 कंटेनमेंट जोन हैं, जबकि पश्चिमी दिल्ली में 29 कंटेनमेंट जोन हैं। और अब चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेता अमित साध का जन्मदिन है। साल 2013 में आई उनकी फिल्म काई पो चे के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।